गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 18, 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कुछ टॉपिक करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। इंडिया ने जो है श्रीलंका को सपोर्ट किया है ताकि श्रीलंका को आईएमएफ की जो है वो मदद मिल सके। तो आज हम लोग बात करेंगे आईएमएफ किस तरह से हेल्प करता है, क्यों करता है, आईएमएफ क्या होता है, आईएमएफ से जब कोई कंट्री हेल्प लेता है तो उसके क्या पॉजिटिव साइड होते हैं, उसके क्या नेगेटिव साइड होते हैं। पुराना टॉपिक है लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज इसको हम लोग कर सकते हैं। भैया इंडिया में माइनॉरिटीज को कौन आइडेंटिफाई करेगा? क्या वो स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेंगी या वो सेंट्रल गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी? ये जो है एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी जिसके बारे में आज हम लोग बात कर सकते हैं। चाइना में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है लास्ट सेंसस के कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। वन चाइल्ड पॉलिसी एंड ऑल दैट थोड़ा बात करेंगे। विंडफॉल टैक्स क्या होता है? मेरे ख्याल से लास्ट मंथ भी हम लोगों ने इस टॉपिक को किया था लेकिन दोबारा से करवाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और आजकल काफ़ी आ रही है न्यूज़पेपर में, तो यहाँ से मुझे लगता है एक चांस बनता है एग्जाम में क्वेश्चन आने का। विंडफॉल टैक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों लगाया जाता है, अभी न्यूज़ में क्यों है। चाइना बिल्डिंग डैम्स ऑन द ब्रह्मपुत्रा। अरे ये बड़ा चाइना वाले भैया नाक में दम कर रखा है। ब्रह्मपुत्रा के ऊपर बहुत बड़ा डैम बना रहे हैं, उसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है, इंडिया के ऊपर ही नहीं बल्कि इस पूरे रीजन के अंदर साउथ एशिया में क्या इंपैक्ट हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। एक एडिटोरियल है, कोई खास दमदार तो लगा नहीं मुझे, साउथ एशिया एंड द इश्यूज, बट ठीक है थोड़ा सा कर सकते हैं। थोड़ा जियोपॉलिटिक्स, थोड़ा बायलैटरल रिलेशनशिप्स वो वगैरह इसमें थोड़ा दिया हुआ है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है जी, चलो आज फ्रंट पेज पे देखिए एक न्यूज़ है। फ्रंट पेज पे न्यूज़ जो है वो कहाँ गई, ये रही। ये फ्रंट पेज की न्यूज़ है, देखिए। तो पाक पीएम मूड्स सीरियस सिंसियर टॉक्स विद मोदी। देखिए जी भी क्या हो रहा है ना पाकिस्तान में वही हो रहा है जो श्रीलंका में हो रहा है। श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है ना, बीओपी क्राइसिस, पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, पाकिस्तान का भी हाल वही है भैया। 4-5 बिलियन डॉलर इसका सिर्फ फॉरेक्स बचा हुआ है जिसमें वो 2-3 दिन का ही ट्रेड कर सकता है। बेसिकली जो हालत चाइना की अभी श्रीलंका की हुई पड़ी है और बांग्लादेश की शायद हो सकती है वो पाकिस्तान की है। तो सीधी सी बात है भाई, जब आपके घर में बुरे दिन आपके चल रहे होते हैं तो आप पड़ोसियों से हेल्प लेने की कोशिश करते हो। अब डायरेक्टली तो आप इंडिया से हेल्प ले नहीं सकते, जबकि पाकिस्तान को भी पता है कि अगर हम लोग इंडिया के साथ ट्रेड करना शुरू कर देंगे तो शायद पाकिस्तान में इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो उन्होंने कहा है कि भैया हम लोग बात करना चाहते हैं इंडिया के साथ, सीरियस एफर्ट लेना चाहते हैं। देखिए इनका इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3 वॉर हो चुके हैं लेकिन इससे किसी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इससे सिर्फ मिजरी आई है। बट एक बहुत बड़ा बट है यहाँ पे, टर्म्स एंड कंडीशन। इन्होंने कहा कि हम लोग इंडिया से बातचीत करना चाहते हैं, टेबल खुली है, आइए बात करिए, गले मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आर्टिकल 370 ये आप जो है दोबारा से इंप्लीमेंट कर दीजिए कश्मीर के ऊपर, तब जाके हम लोग बातचीत कर सकते हैं, भाईचारा हो सकता है, इसके बिना नहीं हो सकता। भाई ये तो देखिए सोचने की बात है भाई, आर्टिकल 370 तो वापस होने वाला है नहीं। ठीक है, तो पाकिस्तान जो बोलता रहे उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चलिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस कमिटी ब्लैकलिस्ट लश्कर्स मक्की आफ्टर बीजिंग लिस्ट। देखिए भाई ये पाकिस्तान की न्यूज़ है तो ये भी पाकिस्तान की न्यूज़ है। तो ये हैं भाई साहब एक बहुत बड़े टेररिस्ट हैं, ठीक है, और पंजाब प्रोविंस में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, और मक्की इनका नाम है। और हाफिज़ मोहम्मद सईद उनके ये ब्रदर इन लॉ हैं, ठीक है, और जो कि लश्कर तैयबा के चीफ हैं भाई। हाँ, तो ये मतलब बेसिकली आप ये समझ लो फैमिली बिजनेस है इनका सबका। तो इनका फैमिली बिजनेस एक ही है, इनका टारगेट एक ही है कि इंडिया के ऊपर जो है अटैक करना है, इंडिया को परेशान करना है, इनोसेंट लोगों को मारना है। तो अब इंडिया ने न प्रपोजल दिया था, अमेरिका ने प्रपोजल दिया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ताकि इनको एक इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सके, लेकिन चाइना ने उसके ऊपर होल्ड कर दिया था, जिसे टेक्निकल होल्ड कहते हैं। चाइना ने कहा था कि देखिए मेरे पास कोई प्रॉपर एविडेंस है नहीं, लेकिन अभी चाइना ने उस होल्ड को हटा दिया है। और जैसे ही चाइना ने होल्ड हटाया वैसे ही अब्दुल रहमान मक्की इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो लेट्स होप कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। वैसे तो इस तरह के पाकिस्तान में हज़ारों घूम रहे हैं और आईएसआई का भैया पूरा सपोर्ट रहता है। इंडिया ने देखे पाँच नाम भेजे थे सैंक्शन करने के लिए। अब्दुल रहमान मक्की, उसके अलावा अब्दुल रऊफ असगर जैसे मोहम्मद से हैं, उसके बाद साजिद मीर, शाहिद महमूद और तालहा सईद। चलो अभी इसका नंबर तो कम से कम आया है, लेट्स सी क्या होगा। अब ऐसे माहौल में भाई आप इंडिया से कैसे बात कर सकते हो? देखिए इंडिया का सीधा कंडीशन है, क्या टेररिस्ट को फंडिंग करना बंद करो, उनको हथियार देना बंद करो,
क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसको बंद करो, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान कह रहा है 370 को वापस लेके आओ, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। दोनों तरफ से कुछ होने वाला है नहीं। अरे जब 370 था तब कौन सा आप फंडिंग नहीं कर रहे थे, तब भी कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता अभी कोई ऐसी खास चीज़ होने वाली है वहाँ पे। खैर एनीवेज, एक दूसरा पड़ोसी है हमारा साथ में श्रीलंका। भैया उसकी भी मदद इंडिया करेगा ऑफ कोर्स। वैसे तो देखा जाए साउथ एशिया में इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज ए बिग ब्रदर, और हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। सिर्फ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, साथ में चाइना भी है भाई, है ना, उसको भी देखना पड़ता है। तो इंडिया अगर कहीं से बैकआउट करता है, चाइना उस गैप को तुरंत फिल कर देता है, चाहे वो आप स्ट्रेटेजिक समझ लीजिए, चाहे आप इकोनॉमिक समझ लीजिए। तो एक तो इंडिया की मजबूरी भी है और एक इंडिया की एक मॉरल ड्यूटी भी है कहीं ना कहीं। और श्रीलंका के साथ जिस तरह से हमारा रिलेशन है, तमिल श्रीलंका में रहते हैं, हमारा पड़ोसी भी है एंड ऑल दैट, तो एक अच्छा रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो श्रीलंका काफ़ी समय से IMF से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा था कि $2.9 बिलियन उसको इमीडिएटली चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस ऑफ प्राइम पेमेंट क्राइसिस को रोकने के लिए। लेकिन अभी तक IMF ने उसको हेल्प दिया नहीं है। IMF ने ये कहा था कि पहले आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग करिए, डेट रिस्ट्रक्चरिंग करोगे तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि भाई जो दूसरे देशों से आपको पैसा देना है उनके साथ बातचीत करिए, थोड़ा सा अपना डेट को आगे पीछे बढ़ाइए, टैक्सेस को इम्प्रूव करिए, जो फ्री में आप सब्सिडीज़ देते हो उनको थोड़ा कम करिए। ये कुछ कंडीशंस होते हैं IMF की जो श्रीलंका इस समय कर रहा है। तो उसमें इंडिया ने बेसिकली जो है IMF को ये आश्वासन दिया है कि भाई आप श्रीलंका की हेल्प कर दीजिए, हम लोग जो क्रेडिट दे रहे हैं चाइना श्रीलंका को वो रोकेंगे नहीं, ऐसा कुछ दिया है यहाँ पे। तो इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री। चाइना, जापान और इंडिया श्रीलंका के सबसे बड़े लार्जेस्ट बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं। तो अभी इंडिया ने तो कह ही दिया है, लेट्स सी जापान अगर चाइना भी अगर बोल देता है तो IMF से उसको हेल्प मिल जाएगा। लेट्स सी ये कैसे होता है। पास्ट में भी ऐसी बात नहीं है, बहुत बार श्रीलंका को हेल्प किया जा चुका है IMF के द्वारा, लेकिन हमेशा जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसको श्रीलंका फुलफिल नहीं करता। देखिए श्रीलंका ना एक बहुत बड़ा वेलफेयर स्टेट है। श्रीलंका में मोस्टली चीज़ें सब्सिडाइज्ड हैं, हर चीज़ सब्सिडाइज्ड है वहाँ पे, ठीक है। इनकम है नहीं, सरकार का खर्चा ज़्यादा होता है, तो सरकार लोन लेती रहती है और वेलफेयर करती रहती है। फूड हो, मिल्क हो, हर जगह सब्सिडी दी जाती है। तो भाई ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। तो आमदनी ठन्नी है, खर्चा रुपया है, तो एक ना एक दिन तो दिक्कत आएगी। वो बम कभी ना कभी तो फूटता ही है ना। इंडिया का भी तो फूटा था 1991 में, क्योंकि हमारा हाल भी वही था, आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया। तो वही श्रीलंका का है, वही पाकिस्तान का भी होने वाला है। तो IMF से जो आपको हेल्प मिलती है उसका क्या एडवांटेज है और उसका क्या डिसएडवांटेज है, ये बहुत पुरानी स्लाइड है, फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि भाई IMF हर किसी की हेल्प नहीं करता। IMF सिर्फ उसकी हेल्प करता है जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो सब्सक्राइब करके रखते हैं। मतलब नेटफ्लिक्स पे मूवी हर कोई नहीं देख सकता, नेटफ्लिक्स पे मूवी वही देख सकता है जो उसका सब्सक्राइबर है। ऐसे ही IMF को आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, मेंबर को ही करता है। इससे आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो थोड़ा कम हो जाता है, आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है हल्का सा इंप्रूव हो जाता है। उसके अलावा सिर्फ IMF इतनी ही हेल्प नहीं कर, ऐसा नहीं है कि IMF आपको पैसे देके भूल जाता है, नहीं। IMF जब आपकी हेल्प करता है तो उसके जो टेक्निकल सपोर्ट होती है, उसके जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं पॉलिसीज़ वगैरह बनाने में, तो इसका बेनिफिट मिलता है आपको। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, वो दोबारा से आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा कंट्रीज़ आर नॉट ओब्लाइज्ड टू टेक ऑन द IMF लोन, ठीक है, ऐसा नहीं है, मजबूरी नहीं है, आप लेना चाहो तो आपको एक एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है। देखो इंडिया को बहुत बेनिफिट मिला था भाई IMF से, जब हम लोगों ने हेल्प लिया था। और IMF की टेक्निकल जब सपोर्ट हमें मिली थी तो हमने लोगों ने LPG रिफॉर्म्स किए थे, जिसका नतीजा आप आज देख ही रहे हो, राइट। इंडिया में पॉवर्टी कितना रिड्यूस हो गया, हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ है, परचेजिंग पावर इंप्रूव हुई है, सर्विस सेक्टर इंडिया में ग्रोथ हुई है, फाइनेंशियल असिस्टेंस आया। तो इंडिया की तो पूरी काया ही पलट गई है LPG रिफॉर्म्स के बाद। हालांकि इट्स कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ, बट अगर आप 1991 से पहले कोई भी स्टैंडर्ड मेजर करो, 1991 के बाद कोई भी स्टैंडर्ड मेजर करो, इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पॉवर्टी लेवल तो इतना कम हो गया है इंडिया में, मतलब 1991 से पहले अगर आप देखो और अभी देखो, पॉवर्टी लेवल, चाहे आप पर कैपिटा इनकम की बात करिए, आप चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात करिए, कोई भी बात कर लीजिए, इंडिया का एक लैंडमार्क रिफॉर्म रहे हैं। हाँ यार, कमियां तो हर चीज़ में होती हैं, लेकिन कोशिश हम उसको इम्प्रूव करने की करते हैं, तो कोशिश जारी है। ऐसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन में हर कुछ पॉजिटिव नहीं है, ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी हैं, बट पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है IMF से हेल्प लेने का?
कुछ लोग ये मानते हैं कि भैया जब आईएमएफ किसी की हेल्प करता है तो बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करता है उसकी लोकल पॉलिसीज़ में, और ये एक मोरल हज़ार्ड हो जाता है। मोरल हज़ार्ड मतलब देखो, अगर किसी कंट्री को पता है कि उसको आईएमएफ से हेल्प मिल जाएगी तो वो अपनी कंडीशन इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं करेगा। आपको अगर पता है कि आपको फ्री में खाना मिल जाएगा, आपको फ्री में खाना मिल जाएगा, आपको कपड़े पहनने के लिए मिल जाएंगे, आपको सर के ऊपर छत मिल जाएगी, तो भैया काम क्यों करोगे? रोटी कपड़ा मकान तो सरकार कर रही है आपके लिए। तो एक मोरल हज़ार्ड हो जाता है, काम करना बंद कर देते हो। एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब आईएमएफ किसी कंट्री की हेल्प करता है तो वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को इम्प्रूव मतलब प्रमोट करता है और नियो लिबरल पॉलिसीज़ को उसके ऊपर थोप देता है। तो जो वेस्टर्न कंपनीज़ हैं वो उस कंट्री के अंदर आना शुरू कर देती हैं। ये भी एक इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत बार आईएमएफ जो है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप को भी सपोर्ट करता है, जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना पास्ट के एग्जांपल हैं, इवन पाकिस्तान ऑल्सो, है ना? वो थोड़ा देख सकते हो आईएमएफ क्या है क्या नहीं है। हल्का सा एक थोड़ा स्लाइड मैंने आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए डाल दिया है, इसको आप हल्का सा पढ़ सकते हो, ठीक है? बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सब चीज़ें शुरू हुई थी। एनीवेज, नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है, देखिए क्या बोल रहा है। फिनिश कलेक्टिंग कलेक्शन ऑफ स्टेट्स व्यूज ऑन द आइडेंटिफाइंग माइनॉरिटीज सुप्रीम कोर्ट टू सेंटर। तो बेसिकली अश्विनी उपाध्याय जी ने एक पीआईएल फाइल किया हुआ है कोर्ट के अंदर, और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई जो इंडिया में कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटी में हैं। इंडिया में कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में हैं, कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ में हैं या फिर मेजोरिटी में है, ठीक है? जैसे आप कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नागालैंड एंड मिज़ोरम, वहाँ पे क्रिश्चियंस मेजोरिटी में हैं। कई सारे स्टेट्स यूटीज़ ऐसे हैं जैसे लक्षद्वीप हो गया, J&K हो गया, जहाँ पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में हैं, बाकी जो हिंदूज मेजोरिटी में हैं। तो कौन आइडेंटिफाई करेगा क्या ये जो माइनॉरिटी स्टेटस है? अब वो चाहे देखो लिंग्विस्टिक भी हो सकता है, सिर्फ रिलीजियस ही नहीं, और रिलीजियस दोनों हो सकते हैं, ठीक है? कौन आइडेंटिफाई करेगा भाई ये? क्या ये सेंटर की एकमात्र पावर है, सेंटर की है, या फिर स्टेट की भी है, या दोनों कर सकते हैं? ये सवाल जो है काफ़ी समय से घूम रहा है। तो हालांकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहले अच्छी खासी बातें बोल चुका है, बट स्टिल अभी भी वो एक क्लियर स्टेटस नहीं है, कौन करेगा नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट से आंसर मांगा था कि आप हमें बता दीजिए क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखिए, सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो सरकार ने क्या किया, वो अलग अलग स्टेट से उनके पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली सरकार ने ये कहा है कि देखो, अभी तक 24 स्टेट्स और यूटीज़ अपना आंसर दे चुके हैं, जिसमें जैसे उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है। इनका ये कहना है कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो स्टेट गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके अलावा कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, यूटी, आपका जो लक्षद्वीप, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, इन्होंने अभी तक कोई भी आंसर नहीं दिया है, ठीक है? बाकी स्टेट्स हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ बोल दिया है, लेकिन मतलब स्टेट्स का जो रिस्पॉन्स है वो भी थोड़ा सा मिक्स है, कॉम्प्लेक्स है। कोई बोल रहे हैं हाँ कर दीजिए, कोई कह रहे हैं नहीं कर दीजिए, कुछ स्टेट्स ने आंसर दिया ही नहीं है। लेट्स सी क्या होगा। तो अभी थोड़े समय दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्योंकि मांगा है उनसे समय कि हम लोग राजस्थान वगैरह से, तेलंगाना से आंसर मांगेंगे, उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। बट अगर आगे अभी जो हमारे पास अवेलेबल हैं प्रोविज़न, उसके अकॉर्डिंग क्या है, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी शब्द जो है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम कहा है कि टॉक्स अबाउट द लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी ऑल्सो। हमारा जो सेक्शन 2C है, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के तहत, इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स और पारसीज, इन कम्युनिटीज़ को सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया है। 2014 में जैन्स को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है? और हमारी कंट्री में अगर आप सेंसस 2011 के हिसाब से देखें तो 19.3% जो है वो टोटल माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में, ये जो ऊपर वाले सारे रिलीजन हैं इनको मिला के, जिसमें से 14.2% मुस्लिम्स हैं, 2.3% क्रिश्चियंस हैं, 1.7% सिख, 0.7% बुद्धिस्ट, 0.4% जो है पारसीज जैन्स, एंड 0.006% जो है वो पारसीज हैं। तो ये तो सेंटर ने डिक्लेयर कर रखा है, बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2016 में ज्यूज ठीक है को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कम्युनिटी को स्टेट और सेंटर दोनों ही माइनॉरिटी का स्टेटस दे सकते हैं। और ये सिर्फ रिलीजियस की बात नहीं है, लिंग्विस्टिक की बात भी है। कर्नाटका ने उर्दू, तेलुगु, तमिल, मराठी, तुलु, लमानी, हिंदी, कोंकणी को
माइनॉरिटी लैंग्वेज का स्टेटस दिया हुआ है। इसका मतलब सेंटर स्टेट दोनों कर सकते हैं, जैसे कि आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। लेकिन अभी तक जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज एक्ट है, इसके अंदर इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है। उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में सारा खेला हो रहा है। इवन टीएमए पई केस, कुछ साल पहले केस हुआ था, जिसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि स्टेट वाइज जो है वो स्टेटस होना चाहिए। फिर बाल पाटिल केस हुआ 2005 के अंदर, जिसमें अगेन दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो स्टेट को डिक्लेयर करना चाहिए। मतलब स्टेट भी करे सेंटर भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लियर पिक्चर अभी है नहीं। लेट्स सी क्या होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 99% यही होने वाला है कि माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों डिक्लेयर कर सकती हैं। ठीक है, पुराना टॉपिक है बट ठीक है, जो भी है। इन अ लैंडमार्क शिफ्ट, चाइनाज पॉपुलेशन डिक्लाइन इन 2022। भैया पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है कितनी? 8,50,000 इन 2022। मतलब ये है कि 2021 के बाद चाइना में पॉपुलेशन एक्चुअली डिक्लाइन हो गई है। एट द एंड ऑफ 2022 चाइना की पॉपुलेशन है 1.411 बिलियन। तो वैसे तो हम उनको सरपास कर चुके हैं। वो बात अलग है कि अभी तक हमारे कंट्री में सेंसस हुआ नहीं है, लेकिन विद ऑल रिकॉर्ड्स यूएन की रिपोर्ट के तहत भी इंडिया हैज एक्चुअली ऑलरेडी सरपास्ड चाइना। द नंबर ऑफ बर्थ इन चाइना was 9.56 मिलियन एंड डेथ was 10.41 मिलियन। तो मतलब डेथ ज़्यादा हो गई, बर्थ कम हो गया। तो भैया पॉपुलेशन तो डिक्लाइन होना ही है। जब ज़्यादा लोग मर रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं, तो कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने की बात ही नहीं है। अगर हम लास्ट सेंसस से बात करें चाइना में, 1961 में ऐसा हुआ था जब चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई थी। 1961 के बाद 2022 पहला ऐसा साल है जब एक्चुअली पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। तो मतलब 60 साल की बात हो गई है वो। 1961 में ऐसा खास क्या हुआ था? 1961 में हुआ था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन बाय माओ जेडोंग, जिसकी वजह से चाइना में क्या आया था? फैमिन आया था, बहुत भयंकर भूखमरी आई थी भाई। और चाइना में कहते हैं कि 50 to 60 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी ड्यूरिंग दैट ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। और फिर 1962 में जो है वो इंडिया के साथ उसका वॉर भी हुआ था। ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी क्या है, सबको सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा आप जो है गूगल वगैरह करें, इसके बारे में पढ़ें। हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ क्या है। देखिए माओ जेडोंग जो थे, देखिए चाइना जो है वो अग्रेरियन इकोनॉमी था, ठीक है, एग्रीकल्चर करते थे मोस्टली लोग वहाँ पे। तो माओ जेडोंग ने ये सोचा कि हम लोग अग्रेरियन इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनेंगे विद इन 5 ईयर्स। 5 साल में चाइना की काया पलट देंगे भाई, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चर बेस्ड इंडस्ट्री बन जाएंगे। तो उसने क्या जुगाड़ लगाया? उसने जो है जुगाड़ ये लगाया कि जो लोग हैं वो अपने घरों में जो है छोटे छोटे स्टील प्लांट लगाएंगे, स्टील प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और जो खेती बाड़ी है वो भी कम्यून के हिसाब से करेंगे, लाइक प्राइवेट लैंड तो थी ही नहीं। और हर गांव को टारगेट दिया गया कि आप इतना प्रोडक्शन करें, इतना प्रोडक्शन स्टील का करें, इतना प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का करें। तो ज़बरदस्ती टारगेट, जैसे प्राइवेट कंपनी में होता है टारगेट दे दिया जाता है कि महीने के एंड में इतनी सेल होनी चाहिए, ऐसा कुछ किया गया था वहाँ पे। तो हुआ ये कि भाई जो गांव के प्रधान थे, सरपंच थे, तो वो क्या करते थे, सरकार को झूठ मूठ का ही भेज दिया करते थे कि हाँ भैया इतना प्रोडक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, एक्चुअल में नहीं होता था। तो गांव से जो है वो मतलब ये सब चीज़ें होने लगी। फिर बाद में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया, तो लोग भूखमरी हो गई भाई, ठीक है। तो 1958 और 1959, ठीक है, और फिर 1960, ये 3 साल ऐसे हैं जिसमें कहा जाता है चाइना के डार्क 3 ईयर्स, ठीक है, ये ब्लैक ईयर्स थे चाइना के। तो वहाँ पे ये सब हुआ। फिर चाइना में जब इस तरह की चीज़ें होने लगी तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए 1962 में इंडिया के ऊपर अटैक किया गया। ऐसे ही तो होता है ना? जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या करो, अटैक कर दो। हर कंट्री ऐसी करती है, तो लोगों का ध्यान उधर चला जाता है, मेन इशू से ध्यान हट जाता है। खैर वो चीज़ें हुई। फिर बाद में 2021 में चाइना ने जो है ये अलाउ कर दिया है कि कोई भी आदमी अगर बच्चे पैदा करना चाहता है वो तीसरा बच्चा रख सकता है। 2015-16 में चाइना ने ऑलरेडी जो उसकी 1 चाइल्ड पॉलिसी थी उसको रिमूव कर दिया था। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी, अभी 3 चाइल्ड पॉलिसी, लेकिन बच्चे फिर भी पैदा नहीं कर रहे हैं लोग। वाई? बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रीजन्स। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन चाइना में बहुत ज़्यादा है, हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हाउसिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भैया लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा 16 to 59 ईयर का जो वर्किंग एज है पॉपुलेशन चाइना का, दैट इज़ अराउंड 875 मिलियन। मतलब अभी भी
कम से कम 87 करोड़ लोग ऐसे हैं चाइना में जिनकी एज 16 to 59 है। 2010 में ये 95 करोड़ हुआ करता था, मतलब 95 करोड़ से 87 करोड़ हो चुका है। बट फिर भी 87 करोड़ बहुत होता है यार, बहुत होता है। पूरी अमेरिका की पॉपुलेशन, पूरे यूरोप की पॉपुलेशन मिला के जो है 87 करोड़ है। ऐसा नहीं है कि चाइना में इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, बट यस जो पॉपुलेशन है लोगों की डेफिनेटली वो इंक्रीज हो रही है। अबव 60 जो हैं सीनियर जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो ये कुछ कुछ चल रहा है वहाँ पे। लेट्स सी क्या होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। विंडफॉल टैक्स ऑन ऑयल एंड एक्सपोर्ट आर कट बाय द सेंटर। विंडफॉल टैक्स क्या होता है? बेसिकली लॉटरी होती है, वैसे समझ लीजिए, ठीक है। लॉटरी में क्या होता है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाती है। अब उस 1 करोड़ की लॉटरी के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया है, आप बस गए, आपने लॉटरी लिया और पर्ची पाड़ी फाड़ दी और उसने आपने लॉटरी निकल गया। तो लॉटरी के ऊपर सरकार बहुत टैक्स लेती है क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत नहीं किया है। वैसा ही हमारी कई बार कंपनीज भी होती हैं, ठीक है। मान लो जो है भाई रिलायंस रिफाइनरीज है ना, वो क्रूड ऑयल लेते हैं और उसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब रिलायंस की जो है 2 फैक्ट्री हैं, एक मान लो जामनगर में है, एक दिल्ली में है, ठीक है। अब यहाँ पे वो प्रोडक्शन वगैरह चल रही है उसकी, रिलायंस ने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लिया और इंटरनेशनली क्या हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गए एकदम से, रात रात में इंक्रीज हो गए। और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम भी एकदम रात रात में इंक्रीज हो गए। अब इससे होगा क्या, इस रिफाइनरी के अंदर रिलायंस वाले जो भी पेट्रोल डीजल या जो भी कुछ भी बना रहे हैं उसके दाम अचानक से बढ़ जाएंगे, तो उनका प्रॉफिट एकदम से शूट कर जाएगा। अब इसके लिए रिलायंस ने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लिया है, ये तो उसकी लॉटरी लग गई ना। अब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, रिलायंस वालों की लॉटरी लग गई, उसकी वजह से इंटरनेशनल जो है वो दाम बढ़ गए, चाइना वाले इनके रिलायंस वालों के मजे आ गए। तो जब इस तरह का कोई लॉटरी टाइप का लगता है ना, जब बिना मेहनत किए, बिना इन्वेस्टमेंट किए, बिना रिसर्च किए, बिना कुछ ना कुछ किए जब आपका प्राइस इंक्रीज हो जाता है ओवरनाइट, उस समय सरकार आपके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाती है, ठीक है। तो जैसे रशिया यूक्रेन वाले क्राइसिस में इस समय हुआ था, तो ये सरकार ने एक्चुअली लास्ट टाइम जो है जून जुलाई के महीने में लगाए थे इन ऑयल कंपनीज के ऊपर। लेकिन अभी क्या है ना, वो थोड़ा सा इंटरनेशनली जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो डाउन जा रहा है, तो थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए सरकार ने अभी इसको कम कर दिया। तो पहले इट वाज अराउंड 2100 रुपीज़ पर टन, नाउ दिस इज 1900 रुपीज़ पर टन। तो इंटरनेशनली क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा डाउन जा रहा है। वो बात अलग है कि सरकार ने अभी तक कंज्यूमर्स को ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिया है, बट येस दिस इज ऑल अबाउट योर विंडफॉल टैक्सेस। सरकार लगाती क्यों है विंडफॉल टैक्स? भाई अगर आप अकेले अकेले खाओगे मलाई तो सरकार को भी थोड़ा हिस्सा तो देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि उसकी इनकम इंक्रीज हो जाए, क्योंकि वेलफेयर स्कीम भी तो चलानी है ना गवर्नमेंट को। फ्री में आपको अनाज भी देना है, हमें सब्सिडी भी देना है, फर्टिलाइजर सब्सिडी देना है, दुनिया भर की सब्सिडी जो सरकार देती है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो सरकार जुगाड़ लगाएगी ना कहीं ना कहीं, तो ये जुगाड़ होता है सरकार का। तो सरकार देखती रहती है ऐसी कंपनी जो विंडफॉल गेन करती है उसके ऊपर तुरंत टैक्स लगा दिया जाता है, उसका बेनिफिट आम जनता को दिया जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। इससे सरकार को जो है एक सप्लीमेंट्री रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलता है टाइम टू टाइम। तो दैट वाज ऑल अबाउट विंडफॉल टैक्स। इंडिया प्लान्स बफर्स इन द प्रपोज्ड अरुणाचल प्रोजेक्ट टू ऑफसेट चाइनाज थ्रेट। तो बात यह है कि भाई ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर चाइना 60,000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा, और ये इतना बड़ा है, अगर ये जब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ऐसा कहा जाता है कि अभी तक इंसानों के द्वारा अर्थ के ऊपर लिया गया दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। 60,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बहुत बड़ा होता है भाई, बहुत ही बड़ा होता है, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, चांद से देख सकते हो आप इसको बेसिकली, ठीक है। अब इसको लेकर इंडिया में बहुत सारे कंसर्न्स हैं, ठीक है। इंडिया भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक 11,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है। तो भाई ब्रह्मपुत्र के ऊपर सर चाइना बनाएगा तो दिक्कत तो होगी ही, ठीक है। चाइना का कहना है कि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, हम कोई वाटर वगैरह बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करेंगे, ब्रह्मपुत्र का जो वाटर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, बट ऐसा एक्चुअली में है नहीं। ये जो प्रोजेक्ट चाइना बनाएगा 9 बिलियन टन ऑफ वाटर को स्टोर कर सकता है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा होता है। ये एक साल की पूरी सप्लाई होती है भाई ब्रह्मपुत्र की। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना जो है आर्टिफिशियल फ्लड भी तो क्रिएट कर सकता है ना। बारिश अगर हो गया वहाँ पे, अगर चाइना को ऐसा लगा कि उसके डैम की स्ट्रेंथ वीक हो रही है तो वो पानी खोल सकता है। अब भैया हमारा आसाम अरुणाचल तो पूरा डूब ही जाएगा, सिर्फ हम ही नहीं बांग्लादेश भी पूरा डूब जाएगा। तो चाइना को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा मिलता है इसकी वजह से। तो कंसर्न तो देखो कई सारे कंसर्न हैं,
एग्रीकल्चर वाला कंसर्न है, इरिगेशन वाला कंसर्न है, ये जो फ्लड वाला कंसर्न है, कंसर्न बहुत सारे हैं। थोड़ा आगे स्लाइड में मैंने थोड़ा दिया हुआ आपको, थोड़ा उसमें देखेंगे हम लोग। तो ब्रह्मपुत्रा इज़ वेरी बिग रिवर और मानसरोवर जो लेक है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। 2880 किलोमीटर की इसकी जो लेंथ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि ब्रह्मपुत्रा रिवर को तिब्बत के अंदर क्या नाम है, इसका नाम थोड़ा अलग होता है। और ब्रह्मपुत्रा रिवर को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपने बताने हैं। नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन अरुणाचल प्रदेश, इन तिब्बत एंड इन बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है ओनली इन आसाम। आसाम में सदिया और धुबरी ये 2 सिटी हैं जिसके बीच में उसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उसके बाद फिर वो बांग्लादेश में एंट्री करता है। तो ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। तो बात ये है भाई, तो यहाँ पे आपकी बढ़ती है मानसरोवर लेक वगैरह, ठीक है, जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है। फिर वो पूरा तिब्बत में आती है और यहाँ पे है नामचा बरुआ, एक बड़ा पीक है नामचा बरुआ। नामचा बरुआ के पास में यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्रा रिवर और यहीं पे बनाया जा रहा है वो डैम, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र एक बहुत बड़ा गोर्ज बनाती है, ठीक है। एटलीस्ट 2000 मीटर की जो है यहाँ पे एकदम से उसका जो है स्लोप चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर डैम बनाया जाता है तो वाटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जो टरबाइन है वो थोड़ा फास्ट घूमते हैं और बिजली अच्छी खासी पैदा होती है। अब देखो यार, यहाँ पे भी देखो डैम बनाया हुआ है, चाइना ने यहाँ पे भी डैम बनाया हुआ है, यहाँ पे भी बनाया हुआ है, उसकी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बना रहे हो यार, ये तो दिक्कत है ना हमें, समस्या ये है। और फिर बाकी बाद में हमारे आसाम में दिक्कत हो सकती है, अरुणाचल प्रदेश में, पूरा बांग्लादेश में, मेघालय वगैरह में देयर कुड बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये पूरा एरिया ना जो वो सीज़मिक एरिया है भाई। बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक वगैरह यहाँ पे आते हैं, पास्ट में आते भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे आते हैं। हर 20-30 साल के बाद एक बहुत मेजर अर्थक्वेक यहाँ पे आ ही जाता है, छोटे मोटे तो आते ही रहते हैं। और ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वेरी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया भी है, वर्ल्ड के 34 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट में आता है। और गंगा रिवर डॉल्फिन जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, वहाँ पे वो भी यहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा पूरा एरिया का जो सोइल डिग्रेडेशन हो सकता है, मतलब सोच के देखिए आप यहाँ पे डैम बनाओगे तो पीछे से जो भी मिट्टी विट्टी आ रही है, जो सिल्ट आ रहा है, वो तो अब सारा पीछे ही रुक जाएगा। तो आगे जो ब्रह्मपुत्र का फ्लो होगा उसके अंदर तो भैया सिल्ट नहीं आ पाएगा, मतलब जो आपकी सोइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं होंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे सोइल का डिग्रेडेशन हो जाएगा, विच इज़ वेरी बैड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो धीरे धीरे वो सब भी होगा और सिर्फ इंडिया में नहीं बांग्लादेश में भी होने वाला है। तो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स जो आप देख सकते हो ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डैम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर बाय चाइना। सो दैट इज समथिंग अबाउट इट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, बांग्लादेश, चाइना और इंडिया मिलके बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। लेकिन हम तीनों कंट्रीज, और सिर्फ यार ये बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, बल्कि तिब्बत जो है वो पूरे साउथ एशिया में वाटर प्रोवाइड करवाता है। जो रिवर हैं म्यांमार के अंदर या फिर आप उधर नीचे थाईलैंड वगैरह में चले जाएं, बहुत सारे रिवर जो हैं वो तिब्बत से निकलती हैं, उनको लेके भी तो कंसर्न है। तो चाइना के हाथ में बेसिकली एक दुखती रग है पूरे साउथ एशिया की, अनफॉर्चुनेटली, और वो उसका फ़ायदा उठा सकता है फ्यूचर में, उठाए या नहीं उठाए लेकिन चांस तो है कम से कम, है ना। चलिए, द इलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ द साउथ एशिया, और सुहासिनी हैदर जी जो है मोस्टली जियोपॉलिटिक्स के ऊपर ही लिखती हैं। और सुहासिनी हैदर जी का आपको वैसे पता होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी की सुपुत्री हैं और बहुत टैलेंटेड है भाई, अच्छा लिखती हैं द हिंदू के लिए। बट इनकी जो राइटिंग है थोड़ी कॉम्प्लेक्स रहती है, मतलब एक लीनियर टाइप का इनका राइटिंग स्टाइल नहीं है, नॉन लीनियर सा है। तो थोड़ा सा कई बार समझने में इशू हो जाता है थोड़ा बहुत, बट एनीवेज मैं आपको थोड़ा कोशिश किया कि सिंपल भाषा में समझाया जाए। तो ये कह रही हैं कि साउथ एशिया के बारे में बात कर रही हैं। साउथ एशिया मतलब जैसे जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, वो सब आ जाता है। वैसे अफगानिस्तान को एज सच साउथ एशिया में कंसिडर नहीं किया जाता, बट एज अकॉर्डिंग टू सार्क अफगानिस्तान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साउथ एशिया। तो साउथ एशिया जो है इट्स ए सब कॉन्टिनेंट बेसिकली, ठीक है, इट्स अ सब कॉन्टिनेंट। और यूपीएससी में सवाल भी आया था लास्ट टू लास्ट ईयर कि वाई दिस इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि कुछ ज्योग्राफिकल बाउंड्री है भैया, वो उधर हिंदू कुश है, इधर हिमालय है ना, उधर नीचे जो है आपका इंडियन ओशन है, ये सब मिला के जो है इसको एक अलग से ज्योग्राफिकल यूनिट बनाती हैं। बट साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में आपस में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, बहुत इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ पे। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं भाई, साउथ एशियन कंट्रीज़, अगर हम लोग अपना ग्रुप बना लें बढ़िया वाला। बट
ऐसा हो नहीं रहा है। तो उसी के बारे में इन्होंने बेसिकली बात कही है। रिसेंटली जो है वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी करी थी और उस स्टडी में ये पाया गया है कि साउथ एशिया के अंदर हर साल 2 मिलियन लोग, मतलब 20 लाख लोगों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम लेवल ऑफ पोल्यूशन। और ये बात हम लोगों ने लास्ट मंथ भी एक आर्टिकल किया था जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान में जो पोल्यूशन हो रहा है या इंडिया में जो पोल्यूशन हो रहा है या बांग्लादेश में जो पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए दूसरी कंट्रीज भी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जब इंडिया की तरफ से पोल्यूटेड हवा बांग्लादेश की तरफ जाती है तो बांग्लादेश में भी पोल्यूशन होता है, जब पाकिस्तान की तरफ से पोल्यूटेड हवा इंडिया की तरफ आती है तो इंडिया में पोल्यूशन होता है। तो ये पोल्यूशन जब हम लोग बात करते हैं ये प्रॉब्लम सिर्फ एक कंट्री की नहीं है, सारे आपस में ज्योग्राफिकली इंटरकनेक्टेड हैं। तो जब पोल्यूशन प्रॉब्लम सभी की है तो सॉल्यूशन भी सबको निकालना पड़ेगा। तो ये वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि भाई अकेले अकेले करने से कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया की जो टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री हैं उसमें से 9 सिटीज़ हैं, उसमें से 9 सिटीज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया के अंदर है। तो हालत बहुत ही ख़राब है यार, खासकर PM 2.5 हालत बहुत ख़राब है। तो सोल्यूशन तो आपको निकालना पड़ेगा। इवन भूटान, अरे भूटान तो पोल्यूशन नहीं करता है ना बेचारा। भूटान तो एक ऐसा कंट्री है दुनिया में जो कि कार्बन पॉजिटिव है, समझ रहे हो? मतलब वो CO2 को रिलीज बहुत कम करता है और एब्जॉर्ब ज्यादा करता है, राइट। उसके बावजूद भी भूटान में जो पोल्यूशन का लेवल है वो हमारे जो WHO की लिमिट है उससे 3 गुना ज्यादा है। भूटान वाले बेचारे फालतू में भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि भूटान के आसपास की जो कंट्री है उनके अंदर भयंकर पोल्यूशन है। तो ये है पूरी बात जो इन्होंने यहाँ पे कहा है। दूसरी बात, मालदीव की भी एक मेट्रोलॉजिकल सर्वे हुआ था और मालदीव में 60% जो है विजिबिलिटी डाउन हो गई थी बिकॉज ऑफ द स्मोग। सोच के देखिए, मालदीव कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं है। यूजुअली स्मोग वहाँ होता है जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होती है। मालदीव में तो बेसिकली टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, उसके बावजूद भी मालदीव में स्मोग होता है। मालदीव कहता है कि इसका रीज़न क्या है, हिमालयन फुट हिल्स, मतलब हमारे जो प्लेन्स की तरफ से हवा चलती है इंडिया की तरफ से, उसकी वजह से मालदीव में स्मोग होता है। तो कोई भी कंट्री आपस में इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दूसरी कंट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो पोल्यूशन वाला, क्लाइमेट वाला एकमात्र फैक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं साउथ एशिया के अंदर। क्लाइमेट वाला तो हम लोगों ने देख ही लिया है। उसके अलावा भैया इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो राइवलरी चलती है उसकी वजह से पूरे एशिया को प्रॉब्लम है ना। आप कोई भी प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, पाकिस्तान हमेशा उसमें टांग अड़ाता है। इसलिए सार्क फ्लॉप हो गया, बिकॉज हर जो भी डिसीजन इंडिया लेना चाहता है, इनिशिएटिव लेना चाहता है, पाकिस्तान हमेशा ही जो है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए पिछले कई इतने सालों से सार्क की मीटिंग भी नहीं हो पाई है। ये बड़ी बात है। दूसरी बात, एनर्जी प्राइसेस। आप एक चीज़ देखें, साउथ एशिया के अंदर जितनी भी कंट्री हैं, मोस्टली कंट्री क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। और जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ तो दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। अगर साउथ एशियन कंट्री चाहती तो अपना एक ग्रुप बना के डिमांड कर सकती थी कम प्राइसेस को, बट हम लोगों ने किया ही नहीं। हम लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, है ना। वो सारी समस्या है। टेररिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, खासकर जो पाकिस्तान ओरिजिनेटेड टेररिज्म है इंडिया में, उसकी वजह से हमारी बायलैटरल टॉक्स नहीं हो पाती हैं साउथ एशिया में। कश्मीर तो ऑफकोर्स एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे है ही। उसके अलावा समस्या एक देखें, थोड़ा हैदर जी जो हैं वो इंडिया को भी क्रिटिसाइज करने से कभी पीछे नहीं हटती हैं। इन्होंने कहा है कि इंडिया भी भाई हिपोक्रेट है। हैदर जी का ये कहना है। कैसे? एक तरफ तो हम लोग पाकिस्तान से बात नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ से हम लोग अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान भी तो टेररिस्ट कंट्री है, तालिबान भी तो टेररिस्ट है। तालिबान के अंदर जो हक्कानी ग्रुप है, हक्कानी ग्रुप ने इंडियन एम्बेसी के ऊपर अटैक किया था जिसमें हमारे कई सारे ऑफिशियल्स मर गए थे। अब हम लोग हक्कानी ग्रुप से बात कर रहे हैं। हक्कानी ग्रुप, एक टेररिस्ट ग्रुप से आप बात कर रहे हो, दूसरे से आप बात नहीं कर रहे हो। जबकि पाकिस्तान से अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, अफगानिस्तान से बात करने का हमें उतना बेनिफिट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसीज़ हैं साउथ एशिया के अंदर वो भी थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। तो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आप कोऑपरेट कर सकते हो, सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हो। रीजनल कनेक्टिविटी, जैसे हमारा जो BBIN है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, एक कॉरिडोर हम लोग बनाने वाले हैं, तो पाकिस्तान भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट। ये बड़ी बात है। श्रीलंका भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है लेटर ऑन। हेल्थ सिक्योरिटी, जब हम लोग कोविड की बात करते हैं, वैक्सीनेशन की बात करते हैं, इंडिया ने हर साउथ एशियन कंट्री के अंदर जो है वैक्सीन भेजी एक्सेप्ट पाकिस्तान।
उसका पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। तो ये यहाँ पे हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं। इंडिया में जो हेल्थ जो स्पेशलिटी है हमारी, सबको हम लोग बेनिफिट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है यूनिलेटरली एक्सटेंड कॉपीराइट वेवर्स ऑन मेडिकल प्रोडक्ट्स विद इन साउथ एशिया। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने डिमांड किया था कि भैया जो वैक्सीन बनाने का वेवर हमें दिया जाए, लेकिन वो अभी तक तो नहीं मिला है। तो साउथ एशियन जो कंट्री हैं वो सारी मिलके WHO के अंदर डिमांड कर सकती हैं, WTO के अंदर डिमांड कर सकती हैं कि जो कॉपीराइट इश्यूज़ हैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, ताकि हम लोग भी दवाइयाँ बना सकें सस्ती। बट हम लोग उसका भी नहीं कर रहे हैं, तो ये कोऑपरेट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एंड मोर एंगेजमेंट विद सार्क ऑल्सो। तो सोल्यूशन भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो इस पूरे आर्टिकल में। ये भी हम लोगों ने थोड़ा देख ही लिया है, ठीक है। ये भी आर्टिकल थोड़ा ठीक लगा मुझे। हालांकि जो स्वाति नारायण जी हैं वो कई बार हिंदू में के लिए आर्टिकल लिखती हैं, शी इज़ क्वाइट क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, बट यस कुछ पॉइंट इसके अंदर ठीक ठाक से दिए हुए हैं कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको जो सरकार ने अभी डिसकंटिन्यू किया है, और जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसके तहत हम लोग अभी फ्री फूड देने वाले हैं फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, तो उसकी इन्होंने थोड़ी सी क्रिटिकल एनालिसिस किया है। थोड़ा देख सकते हो आप, 1-2 पॉइंट मुझे अच्छे लगे यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ द आर्टिकल दैट यू मस्ट डू। उसके अलावा जो है थोड़ा 1-2 और देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।